अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। शिवानी और विद्या दोनों सगी बहनें थी, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। विद्या जहाँ पर स्वभाव से बहुत अच्छी थी और सारी परेशानियां समझती थी, वहीं शिवानी एक नंबर की लालची और स्वार्थी थी। दोनों बहनों का कॉलेज खत्म हो जाता है। उन दोनों के माँ बाप उनकी शादी करने का फैसला लेते हैं। शिवानी विद्या से बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में शिवानी और विद्या अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। शिवानी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, संदीप। ये उसकी फोटो है। वैसे पापा, लड़का कितना पढ़ा लिखा है और उसका घर परिवार कैसा है? ये सब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह किसी गरीब परिवार में हो और मुझे अनपढ़ पति मिले। बेटी, लड़का बैंक में काम करता है, उसके यहाँ रुपए पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। तो ठीक है पापा, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले महीने शिवानी की बड़ी ही धूमधाम से संदीप से शादी करा दी जाती है। शिवानी घर में बड़ी थी, इसलिए उसके पिता शादी में कोई कमी नहीं छोड़ते। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करा था इस शादी में। इसी वजह से उनके ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी हो गया था। कुछ समय बाद विद्या का भी शादी का नंबर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन, अच्छा सुनो, मैंने विद्या के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग शिवानी के परिवार वालों जैसे अमीर तो नहीं है, पर शहर में उनका अपना एक घर है और छोटी सी किराने की दुकान है। अपनी विद्या खुश तो रहेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं शिवानी की शादी की तरह विद्या की शादी करूं। मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में विद्या की शादी के लिए बात करी, लेकिन उन्होंने पैसों की वजह से शादी के लिए मना कर दिया। तभी विद्या वहाँ पर आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। तभी वो बोली, कोई बात नहीं पापा, आपने जैसा भी लड़का देखा है ठीक है। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे भी काट लूंगी। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। विद्या की ये बात सुनकर उसके पापा को बहुत राहत मिलती है। उसके पापा बिना समय लगाए अगले हफ्ते विद्या की शादी मनोहर नाम के लड़के से कर देते हैं। विद्या के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। विद्या ने ससुराल जाते ही सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। विद्या दिन भर घर का काम करती और समय मिलने पर अपने पति का दुकान पर हाथ बटाती। उधर शिवानी की जिंदगी बड़ी ही ऐशो आराम से बीत रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किट्टी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन जब मनोहर और विद्या दोनों दुकान पर थे, तभी वहां पर एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है। उसमें से शिवानी और उसका पति उतरता है। शिवानी के हाथ में मिठाई का डब्बा था। शिवानी और उसका पति दोनों दुकान में गए और मिठाई का डब्बा देते हुए शिवानी विद्या से बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 30 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी विद्या को दी जाए। दरअसल शिवानी विद्या को जलाने के लिए ऐसा कर रही थी, मगर भोली भाली विद्या उसकी चाल समझ नहीं पाई। मगर विद्या का पति मनोहर सब समझ गया था। जब शिवानी और उसका पति वहां से चले जाते हैं, तो मनोहर विद्या से कहता है, विद्या, तुम्हारी बहन यहाँ पर खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें हमारी औकात दिखाने आई थी, क्योंकि उसको पता है हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसलिए हमें अपनी नई कार दिखाने आई थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? सही में विद्या, ऐसी ही बात है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मैं मामूली दुकानदार जो हूँ, उसका पति तो बैंक में नौकरी करता है। क्यों? किसने कहा तुम कभी गाड़ी नहीं खरीद सकते? तुम जरूर गाड़ी खरीदोगे। और शिवानी का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखा जाए तो वो बैंक का नौकर है। उसे तो बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है, पर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद हो। तुम जैसा चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। और हाँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही महीनों में तुम एक क्या 10 कार के मालिक होगे। मनोहर ने विद्या की बात मानी और अपनी दुकान में जी तोड़ मेहनत करने लगा।
वो सुबह रोजाना 6 बजे दुकान खोलने लगा और देर रात 10 बजे तक खोल कर रखता था। दोपहर में विद्या उसका हाथ बटाती थी। विद्या और मनोहर दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे थे। वो दोनों ही ग्राहकों से विनम्रता से बात करते थे। सारे ग्राहक उन दोनों के बोलचाल से बहुत खुश थे। एक बार जो ग्राहक उनकी दुकान पर आता है, फिर वो किसी और दुकान पर नहीं जाता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए विद्या और मनोहर ने बहुत अच्छी योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारी की जगह दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगवाने लगे। इस योजना से ग्राहकों को अच्छा सामान मिल जाता था और मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में मनोहर ने विद्या के नाम की डेयरी और कुछ दुकानों का आरंभ किया। वो अपनी सारी दुकानों का नाम विद्या ग्रोसरी मार्ट रखता था। अब मनोहर के शहर में कई दुकानें थी। अब विद्या और मनोहर की गिनती शहर के कई जाने माने हस्तियों में होने लगी। विद्या की सास खुशी से फूले नहीं समाती थी। वो सबसे कहती फिरती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो जब से इस घर में आई है, तब से मेरा बेटा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अगर मेरी बहू मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी को सोना बना दे। एक दिन मनोहर नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई गाड़ी ले आए? विद्या, तुम्हारी सारी बातें सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुम्ही ने तो कहा था तुम एक ना एक दिन 10-10 गाड़ियों के मालिक होगे। लो 7 तो आ गई, बस 3 रह गई। विद्या खिलखिलाकर हंसती है। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आते हैं। मनोहर और विद्या दोनों शिवानी के घर मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं। विद्या और मनोहर उसके घर में गए। अंदर शिवानी और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। शिवानी और उसके पति को लड़ाई करते समय पता ही नहीं चल रहा था कि उनके घर में 2 लोग और भी हैं। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गमन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और तो और अब तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में एक पैसा नहीं है। घर, गाड़ियाँ सब गिरवी रख गई है। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गमन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लिए ही करा था। तुम्हें ही बहुत शौक था शॉपिंग करने का, किटी पार्टी करने का। अब भुगतो। देखो जी, मुझे ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने घर वापस चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ, किसने रोका है तुमको? वो दोनों लड़ते ही रहते हैं, लेकिन तभी शिवानी की नजर मनोहर और विद्या पर जाती है। शिवानी रोते हुए विद्या से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, वो मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है। मैंने सुना है आप इस महीने इस शहर में एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे उस स्टोर का मैनेजर बना दें तो। हमारी घर की हालत तो आप जान ही चुके हैं। अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मनोहर और विद्या ने बिना कुछ सोचे समझे शिवानी के पति संदीप को हाँ बोल दिया। अब शिवानी का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। एक समय था जब शिवानी अपनी दौलत की शान विद्या पर मारती थी। आज उसे उसी के सामने भीख मांगनी पड़ी थी। उसे एहसास हो चुका था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जादुई सोने के बर्थडे केक की खेती। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुमन नाम की लड़की अपनी दादी कविता के साथ रहती थी। जब सुमन बहुत ज्यादा छोटी थी, तभी उसके माता पिता की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। तभी से कविता ने ही सुमन का ध्यान रखा था। कविता दूसरों के घरों में काम करती थी और इसी से उनका घर चलता था। सुमन की सहेलियां उसे बहुत चिढ़ाया करती थी। उन्हें बहुत घमंड था, लेकिन सुमन को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे ही वो एक दिन गांव में टहल रही होती है। उसके 2 दोस्त आयुषी और सोना खेल रही होती है। सोना और आयुषी दोनों बहनें थी। उन दोनों के पास बहुत सारे खिलौने थे। खिलौने देखकर सुमन कहती है, सोना आयुषी, तुम दोनों के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, एक बार मुझे भी खेलने दो ना।
हम तुझे अपने खिलौने खेलने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। पिताजी मुंबई से लेकर आए हैं और तुझे पता है आज हमारा जन्मदिन है और पिताजी बहुत बड़ा केक लेकर आए हैं। और वैसे भी तुझे क्या पता कि केक क्या होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, और तूने तो आज तक खाया भी नहीं होगा क्योंकि तेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। वैसे तो हमने अपने बर्थडे पर सभी अमीर अमीर बच्चों को बुलाया है। हम तुझे बुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि तुझे बुलाने से हमारी इज्जत खराब होती। बस हमने तेरे को इसलिए अपना दोस्त बना रखा है क्योंकि तू हमारा काम कर देती है। चल कोई नहीं, तू आ जाना, लेकिन उसके बदले में हमारे घर के सारे जूठे बर्तन साफ कर देना। इसी बहाने तुझे केक भी खाने को मिल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे क्या पता जन्मदिन के बारे में। तुम मुझे अपने जन्मदिन में बुला रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से तुम बोल रही हो इसलिए मैं नहीं आऊंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। तुम लोगों को अमीर और गरीब की नजर से देखती हो। अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर जरूर बुलाऊंगी। चलो देखते हैं, लेकिन अगर तूने अगले महीने अपना जन्मदिन नहीं बनाया तो तेरे को गंजा कर देंगे। हम भी देखते हैं तू गरीब अपना जन्मदिन कैसे बनाएगी। इतना सुनकर सुमन वहाँ से चली जाती है और घमंडी दोस्तों से शर्त लगाकर वापस घर आ जाती है और अपनी दादी के काम पर से आने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी दादी घर लौटती है। तभी वो अपनी दादी से कहती है, दादी, 1 महीने बाद मैं 15 वर्ष की होने वाली हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। सब अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक मैं ही ऐसी लड़की थी जिसने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। क्या आप इस बार मेरा जन्मदिन मनाओगी? बेटी, तुझे तो पता ही है मैं पूरे दिन किस तरह से घरों में काम करती हूँ, तब जाकर कुछ रुपए मिलते हैं और अभी तेरे हाथ भी पीले करने हैं। बस उसी की वजह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती हूँ। लेकिन बेटी, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। चल, मैं तेरा जन्मदिन इस बार बनवा दूंगी। वो क्या होता है, क्रीम वाला गोल सा? दादी, वो केक होता है। हाँ, वो भी ले आएंगे। दादी, आप कितनी अच्छी हो। ऐसा सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वो दोनों खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन बहुत खुश थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था, लेकिन होना कुछ और ही था। जैसा सुमन सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि सुमन की दादी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर से नहीं उठ पाती। तभी रोते हुए सुमन कहती है, दादी, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर ने बोला है आपको अब काम नहीं करना है। अब आप मेरे साथ किसी अच्छे अस्पताल में चलिए। नहीं बेटी, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो पैसे तेरे लिए जुड़े हुए हैं। वैसे भी मेरी दवाइयाँ गोलियों में बहुत खर्चा हो रहा है। कुछ दिन बाद तेरा जन्मदिन भी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। दादी, जन्मदिन इतना जरूरी नहीं है। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। चुपचाप चलकर अपना इलाज करवा लो। आप हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। ऐसा कहकर सुमन अपनी दादी को अच्छे अस्पताल में ले जाती है और सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर देती है। अब सुमन दूसरों के घरों में काम करती थी और उसकी दादी घर पर रहती थी। सुमन को सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे जिससे उनके घर के 2 वक्त की रोटी चल सके। अगले दिन सुमन का जन्मदिन था। सुमन काम पर जा रही होती है। तभी उसकी दोनों सहेलियां आयुषी और सोना मिलती है। क्यों सुमन, तुझे याद है ना कल तेरा जन्मदिन है? तुझे अपने जन्मदिन पर हम सबको बुलाना है, कहीं तो भूल ना जाए, इसलिए तुझे याद दिला रहे हैं। अगर तूने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया तो तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। जिन पैसों से मैं अपना जन्मदिन मनाती, उन पैसों से मैंने अपनी दादी का इलाज करवा दिया और मेरी दादी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमन काम पर चली जाती है। उसको कल के लिए डर लग रहा था। शाम को जब वो काम से वापस आ रही थी तो वो एक जगह बैठ जाती है और सोचने लग जाती है, कल आयुषी और सोना मुझे गंजा कर देंगे। मुझे सोच समझकर शर्त लगानी थी, ये मैंने क्या कर दिया। अपने जन्मदिन आने पर
सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मैं रो रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कल कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। ऐसा सोचकर सुमन बहुत रो रही थी, लेकिन तभी पास वाली नदी से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ मुझे। तभी सुमन देखती है कि एक लड़की नदी में डूब रही है। सुमन बिना सोचे समझे उस नदी में कूद जाती है, लेकिन वो लड़की कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो एक परी थी। तभी वो परी सुमन से कहती है, लड़की, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने बिना कुछ सोचे ही नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। सुमन उसे सब कुछ बता देती है। तभी परी सुमन से कहती है, बस इतनी सी बात और तुम इतनी ज्यादा दुखी हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें एक बीज देती हूँ। वो कोई मामूली बीज नहीं है। उस बीज से जादुई सोने के बड़े केक उग जाते हैं, और तुम जब सोने का केक काटोगी तो आस पड़ोस के सभी लोग हैरान हो जाएंगे। जादुई बर्थडे केक की खेती से मैं एक बेकरी खोलूंगी और अपने सारे सपने पूरे करूंगी और दादी का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा लूंगी। तभी सुमन परी को धन्यवाद कहकर अपने घर के पीछे वाले खेत में आ जाती है और उसके खेत में सुबह तक बहुत सारे सोने के केक उग जाते हैं। सुमन सुबह उस खेत में जाती है और वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो बहुत खुश थी। अब वो एक केक अपने घर ले आती है और केक से कहती है, जादुई सोने के केक, मेरा घर अच्छा बना दो और सजा दो, और मुझे और मेरी दादी को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। सुमन के इतना कहते ही उसकी कही हुई सारी चीजें पूरी हो जाती है। सुमन और उसकी दादी को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वो तुरंत अपनी सहेलियों को और बाकी पड़ोसियों को बुलाने जाती है। आयुषी और सोना, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, और तो और मैंने अपने जन्मदिन पर सोने का केक मंगाया है। आज तक तुमने सोने का केक कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। आयुषी सोना से कहती है, इस भिखारन पर इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो ये इतना सच धज के घूम रही है, और उसके पास सोने का केक है। पता करते हैं आखिर इसके पास ऐसा क्या है। इसके बाद आयुषी और सोना दोनों पार्टी शुरू होने से पहले ही उसके घर चली जाती है और छुपकर सारा कुछ देख लेती है, और सुमन की नामौजूदगी में वो दोनों सोने का केक चुरा लेती हैं और अपने घर आ जाती हैं और जादुई सोने के केक से धन दौलत की मांग करती हैं। लेकिन तभी वो दोनों बहुत गरीब हो जाती हैं और उनका सब कुछ चला जाता है। तभी केक से आवाज आती है, तुम जैसी लालची लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम दोनों हमेशा के लिए गरीब हो गई। इस तरह से सोना और आयुषी को उनके किए की सजा मिल जाती है और जादुई केक फिर से सुमन के घर वापस आ जाता है और सुमन धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद वो एक अच्छी सी बेकरी खोल लेती है और बहुत अमीर हो जाती है और अपनी दादी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। पत्रिका नाम की एक लड़की अपनी मामा मामी और उसकी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन पत्रिका के मामा पत्रिका और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। जैसे ही वो दोनों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। मामा के जाने के बाद मामी रेखा और उसकी बेटी शिवांगी पत्रिका के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। पत्रिका, अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तेरे स्कूल की फीस भरूं। मैंने हमेशा के लिए नौकरानी की छुट्टी कर दी है। अब घर के काम तू करेगी। क्यों मामी, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और एक दिन डॉक्टर बनना है। कोई डॉक्टर नहीं बनने वाली तू। घर के कामों में ध्यान दे। वहाँ तक की पढ़ाई का खर्चा कौन तेरे मरे हुए माँ बाप देंगे? मामी, आप मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल और घर के काम करूंगी। इस तरह उस दिन से पत्रिका स्कूल नहीं जाती है और घर के काम करने लगती है। एक दिन उस गांव के राजा अपने बेटे से कहते हैं,
राजकुमार, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। आपको विवाह के लिए कैसी राजकुमारी पसंद है? मुझे किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने ही गांव की कोई साधारण लड़की से विवाह करना है। राजा अपने सिपाही को गांव में इस बात की घोषणा करने के लिए कहता है। सिपाही उस दिन गांव में घूम घूम कर इस बात की घोषणा करने लगता है। हमारे राजकुमार के विवाह की उम्र हो गई है। वो हमारे ही गांव की किसी साधारण कुशल लड़की से विवाह करेंगे। कल रात को राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर महल में एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जो भी लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, उसका विवाह हमारे राजकुमार से होगा। गांव की सभी नौजवान लड़कियां उत्सव में खुद को ज्यादा खूबसूरत दिखाने की तैयारी में लग जाती हैं। गांव की सभी लड़कियां अपने लिए सुंदर कपड़े, सैंडल और मेकअप का सामान लेकर आती है। शिवांगी भी उत्सव के बारे में सोचने लगती है। मम्मी, मैं ऐसा क्या करूं जो राजकुमार को पहली नजर में पसंद आ जाऊं? तेरे लिए मैं बहुत ही सुंदर लहंगा, सैंडल और ब्रांडेड मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। ये सब पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगी और राजकुमार तुझे पहली नजर में ही पसंद कर लेगा। मामी, आप शिवांगी के लिए लहंगा और सैंडल लेकर आ गई हो और मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मुझे भी उत्सव में जाना है। तू राजकुमार से विवाह के सपने देख रही है क्या? राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना कि नौकरानी। नहीं, मैं तो महल का उत्सव देखना चाहती हूँ। मुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उत्सव देखने में भी कोई दिलचस्पी मत रख। बड़ी आई उत्सव जाने वाली, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। तुझे कितनी बार बोला है इस घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचा भी मत कर। तू इस घर की नौकरानी है और घर की नौकरानी बनकर चुपचाप सारा काम किया कर। चुपचाप से खाना बना, हम दोनों कल के उत्सव की तैयारी करने जा रहे हैं। पत्रिका उदास होकर खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन शिवांगी सुबह जल्दी से उठ जाती है। अरे वाह मेरी बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह उठ गई। हाँ मम्मी, राजकुमार को सामने से देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब बस जल्दी से रात हो जाए। मुझे तो पूरा विश्वास है राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। अब मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत। अच्छा सुन, तू अपना मेकअप पत्रिका को करने के लिए बोलियो। क्या मम्मी, आप भी उस बेचारी के जले पर नमक छिड़कना चाहती हो? फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिवांगी अपना मेकअप करने के लिए पत्रिका को बुला लेती है। पत्रिका शिवांगी का मेकअप करते करते बोलती है, मामी प्लीज मुझे उत्सव में लेकर चलो ना। सच में मैं बस उत्सव देखना चाहती हूँ। मैं तो राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी। अब आप दोनों चली जाओगी तो मैं अकेले घर में क्या करूँगी? तू तो बड़ी जिद्दी है। जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया। बार बार एक बात बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। शिवांगी के मेकअप हो जाने के बाद रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ती है। क्या हुआ मामी? कुछ नहीं, बस तेरा उत्सव में जाने का भूत उतार रही हूँ। इतना बोलकर रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी महल उत्सव में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रिका अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। मम्मी पापा के जाने के बाद मामा ने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन बाद में मामा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे मामी बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटती रहती है। मैं बस उत्सव में जाना चाहती थी। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी मामी मुझे लेकर नहीं गई और मुझे अकेले घर में छोड़ दिया। मैं कभी ऐसे अकेले नहीं रही, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी और शिवांगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे पिछले जन्म के दुश्मन हूँ मैं इनकी। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। आप कैसे आई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी बाहर मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर आ गई। पहले तो तुम रोना बंद करो और अपनी परेशानी मुझे बताओ। पत्रिका अपनी मामी और शिवांगी के बारे में परी को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक लहंगा और सैंडल प्रकट कर देती है। तुम ये लहंगा और सैंडल पहनकर उत्सव में जा सकती हो। अब मैं अकेले उत्सव में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे महल का रास्ता नहीं पता है। ये लहंगा जादुई है, ये तुम्हें नौकरानी से एक खूबसूरत लड़की में बदल देगी। और ये सैंडल भी जादुई है। जब भी तुम अपने मन में कहीं जाने की सोचोगी तो तुम ये सैंडल पहन लेना। ये जादुई सैंडल तुम्हें अपने आप वहाँ पहुँचा देगी
अब तुम उत्सव में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपका बहुत धन्यवाद परी, सच में मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई। परी वहाँ से चली जाती है और पत्रिका जादुई लहंगा और सैंडल पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद पत्रिका बोलती है, जादुई सैंडल मुझे महल तक पहुँचा दो। उसके बाद पत्रिका महल के अंदर पहुँच जाती है। पत्रिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सबकी नजर पत्रिका पर ही थी। उत्सव में आई लड़कियां पत्रिका को देखकर बातें करने लगती है। अरे ये कौन है? मैंने हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की तो कभी नहीं देखी। लगता है पास वाले गांव से आई है। नहीं, उत्सव में तो बस हमारे गांव की लड़कियां ही आ सकती थी। लगता है हमारे गांव की ही है, लेकिन हमने इसे आज से पहले क्यों नहीं देखा? इस तरह लड़कियां उसको देखकर आपस में बहुत बातें करती हैं। शिवांगी भी पत्रिका की तरफ देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती है। कुछ ही देर में राजकुमार उत्सव में आते हैं। शिवांगी, देख, ये लड़की उत्सव में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कहीं राजकुमार उसे ना पसंद कर लें, इसलिए तू उसके सामने जाकर खड़ी हो जा। शिवांगी पत्रिका के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार ने बहुत पहले ही पत्रिका को देख लिया था, इसलिए वो शिवांगी को साइड करके पत्रिका के पास जाते हैं। राजकुमार को पहली नजर में पत्रिका पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? नहीं राजकुमार, मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? सारी लड़कियां मुझसे विवाह करना चाहती हैं और तुम मुझे मना कर रही हो। मैं आपसे विवाह करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं जैसी अभी लग रही हूँ वैसी असल में नहीं हूँ। मैं तो नौकरानी का काम करती हूँ और मेरे कपड़े नौकरानी जैसे ही होते हैं। पत्रिका की सच्चाई देखकर राजकुमार उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बहुत सच्ची लड़की हो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पत्रिका है। इस गांव में मेरी मामी रेखा रहती है। मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। पत्रिका के ऐसा बोलते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसे पहचानने लगती है। तभी रेखा राजकुमार के पास जाती है और बोलती है, राजकुमार, आप इस नौकरानी से विवाह क्यों कर रहे हैं? ये आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बेटी शिवांगी को देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है और हर काम में कुशल है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पत्रिका से ही विवाह करूँगा। पत्रिका, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे मन में जो है मुझे बोलो। राजकुमार के ये बोलने के बाद पत्रिका विवाह के लिए हाँ कर देती है। मैं 2 दिन बाद पत्रिका से विवाह करूँगा। गांव के सभी लोग मेरे विवाह में जरूर शामिल होना। 2 दिन बाद पत्रिका और राजकुमार का विवाह हो जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपने किए पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचा और दूसरी तरफ पत्रिका राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।